Hello everyone, so today we are going to see about the hiatus hernia. If एग्ज़ाम में आपको स्टमक या फिर ड्यूडेनम आता है डिसऑर्डर तो आपको यही लिखना है हियाटस हर्निया। मीन्स या तो ये स्टमक में होगा या ड्यूडेनम जो स्टमक का पार्ट होता है जहाँ से क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं हियाटस हर्निया क्या होता है। उससे पहले आप यहाँ देखिए एनाटॉमी इसकी कि नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, अगर आपको पता होगा तो ही आप इसका एबनॉर्मल पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे कि ऊपर आ जाता है क्या ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद यहाँ पे है दोनों साइड आप देख रहे हैं क्या है डायाफ्राम। डायाफ्राम के बाद यहाँ पे स्टमक स्टार्ट हो जाता है, फिर नीचे ड्यूडेनम जिसका पार्ट है, इसके नीचे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये होता है नॉर्मल। ठीक है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई इन्फ्लामेशन, कोई एडिमा नहीं है। ये है प्रॉपर प्लेस कि जहाँ पे जो पार्ट होना चाहिए वो वहीं पे है। ओके, सो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर जो अगर इसकी एबनॉर्मल कंडीशन है उसका डायग्राम मैं आपको फर्दर आगे बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हियाटस हर्निया पहली चीज़ तो क्या है, क्योंकि ये स्टमक आप यहाँ देख रहे हैं तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर होती है जो मोस्टली किस में होती है, ये होती है मोस्टली ओल्ड एज पीपल्स में। ठीक है, ओल्ड एज में देखा जाता है। यहाँ देखिए हियाटस हर्निया इज़ वन ऑफ द मोर कॉमन डिजीज, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल होती है, ओल्ड एज पे होती है। और इसका डेफिनेशन आ जाता है इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ द स्टमक। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, अपनी पोजीशन से वो हट जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है क्या, पोर्शन ऑफ द स्टमक, स्टमक का कोई पार्ट थ्रू द ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम। कहाँ पे, ऊपर जो आप ये डायफ्राम देख रहे हैं उसकी ओपनिंग के पास होता है ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, की स्टमक अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो चुका है। अब कैसे हुआ है वो हम आगे देखते हैं। इन द डायफ्राम थ्रू विच द ईसोफेगस पासिस फ्रॉम द चेस्ट, जहाँ से ईसोफेगस पास हो रहा है फ्रॉम द चेस्ट, चेस्ट रीजन से टू द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक, तो जो ईसोफेगस है विच पासिस थ्रू द ओपनिंग इन द डायफ्राम कॉल्ड हियाटस। अब जो ओपनिंग आप देख रहे हैं जहाँ से डायाफ्राम, ये देखिए ऊपर जहाँ से डायाफ्राम आपको दिख रहा है, जहाँ से ईसोफेगस पास हो रहा है वहाँ उसे कहते हैं हियाटस। ओके, सो बेसिकली हियाटस मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए ये जो पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो बीच में आपको एक गैप दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, या तो स्टमक पूरा ही डिस्प्लेस हो जाता है ऊपर की तरफ, या तो स्टमक का पोर्शन होता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है इसको हियाटस हर्निया। हर्निया का मतलब ये होता है क्या, एक टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। कैसे, अगर वो डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से। ठीक, कैसे होगा वो हम पैथोफिजियोलॉजी वगैरह आगे देखते हैं। सो हियाटस हर्निया या फिर हियाटल हर्निया कह लीजिए, सेम है। अब मैं इसका आपको एबनॉर्मल पार्ट दिखाती हूँ। ये देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे पार्ट पीछे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्वेलिंग है, उस पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गई है, इसीलिए उसे कहा गया हियाटल हर्निया। अब देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है। ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद यहाँ पे स्वेलिंग दिख रही है, दैट इज हियाटल हर्निया। डायाफ्राम वहीं पे, स्टमक, देन ड्यूडेनम। अब हम देखते हैं हियाटस हर्निया जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप का होता है, स्लाइडिंग, फिक्स्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं इंग्लिश में एंड अपने पॉइंट्स बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ कि होता क्या है ये। देखिए हिया फर्स्ट आता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे स्लाइड, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो स्लाइड होती है वो अप एंड डाउन, आगे पीछे होती रहती है, जैसे मान लीजिए फ्रंट बैक, तो वैसी होती है। हियाटस हर्निया वो होता है जहाँ पे क्या होता है, इन एंड आउट मूवमेंट होगी चेस्ट से। देखिए दिस हैपन्स व्हेन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, जो स्टमक की ऊपर वाली पोर्शन है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऊपर से अगर हम देखें तो ईसोफेगस है और नीचे क्या है स्टमक, तो स्टमक का दूसरा नाम क्या है गैस्ट्रो, तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्टर। ठीक है, उस पार्ट को बोलते हैं जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं उस पार्ट को बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्टर। स्लाइड्स इन एंड आउट ऑफ द चेस्ट थ्रू डायफ्राम। डायफ्राम के पास जो है आउट ऑफ द चेस्ट से क्या होता रहता है, यहाँ पे वो जो पोर्शन होगा वो इन एंड आउट, कभी ऊपर कभी बाहर कभी अंदर, ऐसे होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको स्लाइड से पता चल जाएगा जहाँ पे ईसोफेजियल स्पिंक्टर इन एंड आउट होता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ फिक्स्ड होगी। अपर पार्ट ऑफ द स्टमक रिमेन इनसाइड द चेस्ट। अब क्या होता है, वो फिक्स्ड नहीं था, वो कभी इन कभी आउट हो रहा था, बट ये जो है फिक्स्ड वाला, ये फिक्स्ड है, ये हमेशा क्या होता है, रिमेन्स इनसाइड द चेस्ट। ये चेस्ट जो रीजन है, ठीक है, उसके अंदर ही
रहता है परमानेंटली, इन आउट या फिर कोई मूवमेंट शो नहीं होती, फिक्स्ड होता है उसी पोजीशन में, ये रह जाता है, वो पोर्शन रह जाता है वहीं पे ना। लास्ट आ जाता है कॉम्प्लिकेटेड, नाम से ही पता लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज दिस केस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, ये जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। So this is the most complex from the hiatus hernia. It arises when the whole stomach up into the chest. इसमें क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए अगर हम कहते हैं ना, जैसे अगर थोड़ा सा पोर्शन देखिए अगर वो हो रहा है, अगर थोड़े से पोर्शन में अगर मान लीजिए कहीं पे स्वेलिंग है या एडीमा है तो उतना ही होगा। अगर हमें थोड़े में ही इतना अगर पेन होने लग जाता है, तो अगर हमारे फुल बॉडी में अगर स्वेलिंग वगैरह होगी तो सोचिए कितना पेन होगा। तो वो क्या हो जाता है, उसे क्योर करना मुश्किल होता है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड। पहले हम सिर्फ स्पिंक्टर एक पार्ट, एक स्टमक के सिर्फ पोर्शन की बात कर रहे थे, बट यहाँ कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए बिकॉज होल स्टमक में ही, होल स्टमक जो है डिस्प्लेस हो चुका है अपने प्लेस से, मूव्स अप इनटू द कहाँ, चेस्ट रीजन में। कैसे भी आप इस कंडीशन में ये ध्यान रखिए कि स्टमक है नीचे, उसके ऊपर ईसोफेगस है, डायफ्राम है, चेस्ट है। तो ईसोफेगस जो हमारा स्टमक है ऑलरेडी नीचे है जैसे, तो वो कहाँ मूव होगा, प्रेशर हुआ या कुछ तो वो कहाँ होगा, अपर रीजन में। तो अपर रीजन मतलब क्या हो गया, चेस्ट रीजन, कैविटी, ठीक है, वहाँ पे मूव हो जाता है, इसका मतलब डिस्प्लेस हो गया, दैट इज कॉल्ड हियाटस हर्निया। सो दिस इज द टाइप। नेक्स्ट विल गोइंग टू सी कि लाइक ये किस किस चीज़ों से होता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या होता है अगर हम कोई रॉन्ग डाइट ले रहे हैं। कोई भी चीज़ हम बहुत ज़्यादा एक्सेस खाते हैं, पीते हैं या फिर बहुत कम खाते हैं, तो दोनों ही कंडीशन अच्छी नहीं होती है, दैट इज़ नॉट अ गुड केस। अगर माल नरिश है, कम न्यूट्रिशन की वजह से ओवरडोज हो गया, ओबेसिटी हो गई है, मोटापा हो रहा है, फैट, तो भी ख़राब होता है ना। इसीलिए सब कुछ एक प्रॉपर अमाउंट पे होना चाहिए। तो ये बेसिकली किस चीज़ की वजह से होता है, अगर एक्सेस कंजप्शन ऑफ वाइट फ्लोर हो, रिफाइंड शुगर प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लाइक केक्स, जैसे कि फ्लोर से, अगर वाइट फ्लोर होता है ना लाइक आटा वगैरह या मैदा, तो उससे अगर कोई चीज़ बनी है तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, जैसे केक, पेस्ट्री, बिस्किट, वाइट ब्रेड। और प्रिजर्वेटिव्स या फिर फ्लेवरिंग के लिए कोई एजेंट यूज़ किया जाता है, फूड कलर वगैरह या फिर टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत, तो वो भी क्या होता है, हमारा जो होल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, उसको वीक कर सकता है, हमारे जो मसल टोन्स है उसको वीक कर देंगे। तो ये होता है एक कॉज। देन नेक्स्ट कॉज देखते हैं हम क्या होता है। सो हेयर यू कैन सी कि अगर हम जैसे इस कंडीशन में लाइक ड्रिंक सच, जैसे कोई बहुत स्पाइसी या बहुत हॉट फूड खाते हैं ना, उससे भी जो हमारा स्टमक है ना, क्योंकि उसमें म्यूकोसल लाइनिंग होती है जो कि बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट होती है, जो इस चीज़ को क्या होता है झेल नहीं पाती है, तो क्या होगा, बर्न ही होगा। अगर हमारे हाथ पे गर्म पानी गिर जाएगा तो क्या होगा कंडीशन, तो हमारा जो स्टमक होता है, हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की लाइनिंग होती है वो इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो है बहुत हार्मफुल होती है इनके लिए। तो अगर हम एक्सेस टी, कॉफ़ी, अल्कोहल वगैरह करते हैं तो क्या होगा, यहाँ देखिए मैंने बताया था ना, म्यूकोसा लाइनिंग जो होती है स्टमक की वो डिस्टर्ब होती है। तो दिस इज़ द कॉज ऑफ डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक विच प्रेस अगेंस्ट डायाफ्राम। इसकी वजह से क्या होता है, जो स्टमक का जो स्टमक होता है पोर्शन, वो डायाफ्राम की तरफ पुश होता चला जाता है, ईसोफेजियल ओपनिंग, एंड दस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हर्निएशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हर्निएशन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इन चीज़ों की वजह से जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशियस, एंड दस लीड टू मोर डिकम्पोजिशन एंड डैमेज, फाइनली कॉजिंग हियाटस हर्निया। इस चीज़ से क्या होता है कि जो हमारे फाइब्रस टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, म्यूकोसा लाइनिंग होती है, ये सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और कॉज करती है हियाटस हर्निया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि क्या क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं अब हम। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आता है हार्ट बर्न, ठीक है, जो हार्ट है उसमें जलन होगी, उसके वजह से क्या होता है एक्सपीरियंस, कब होता है ये हार्ट बर्न फीलिंग, या तो खाना खाने के बाद होता है, उससे ब्लोटेड फीलिंग एंड फ्लैचुलेंस वाइल swallowing फूड, या तो खाना खाने के टाइम पे क्या होता है ब्लोटिंग फीलिंग आती है, ब्लोटेड टाइप लगता है, और या फिर खाना खाने के बाद क्या होगा, सीने में जलन ऐसी महसूस होता है। नेक्स्ट आता है रीगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है, वॉमिटिंग। तो क्या होगा, इरिटेशन होगा स्टमक में, ठीक है, अगर म्यूकोसा लाइनिंग में फूड खा रहे हैं अब
तो क्या होता है, खाना खाने के तुरंत बाद ही वॉमिटिंग हो जाती है या वॉमिटिंग जैसा फील होता है। नेक्स्ट आ जाता है अनीमिया। अनीमिया होने के भी चांसेस होते हैं हियाटस कंडीशन में, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉनिक ब्लीडिंग हो सकती है विच इन टर्न्स रिजल्ट्स इन अनीमिया। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती, कहते हैं ना जैसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने के चांसेस हैं, तो वैसे ही क्या हो जाता है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो एसिड का रिफ्लेक्स होता है ना ईसोफेगस में, वो सह नहीं पाता, उसकी वजह से इस सफ़र कंडीशन की वजह से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है उसमें। तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो अनीमिया होने के चांसेस है। देन डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, खाना खाने के टाइम पे क्या होगा, आपके जो ईसोफेगस है उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्टी होगी, पेन होगा, डिफ़िकल्टी होगी आपको खाना अंदर लेने में। देन आता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, बहुत कंडीशंस में ऐसा होता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयर पैसेज जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, एयर पैसेज में प्रॉब्लम होती है, तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। चेस्ट पेन, ऑब्वियसली अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो चेस्ट पेन होगा। नेक्स्ट विल सी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, क्या क्या टेस्ट अवेलेबल है। तो इसमें कर सकते हैं अपर जीआई बेरियम एक्सरे। बेरियम एक्सरे का मतलब होता है, बेरियम सॉल्यूशन होता है जो क्लाइंट को पीने के लिए दिया जाता है उनके पेशेंट्स को, ताकि क्या होता है एक्सरे में जो भी ऑर्गन अफेक्टेड है ना वो उसका विजुअलाइजेशन के लिए, उसकी स्टडी के लिए बहुत ईजी होता है, वो क्लियर पिक्चर आता है। सो दैट इज़ जीआई बेरियम एक्सरे। देन गैस्ट्रोस्कोपी, देन अपर इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी, 24 आवर पीएच टेस्टिंग एंड मैनोमेट्री, देन अपराइट स्टैंडिंग चेस्ट एक्सरे फिल्म। ठीक है, ये सब है। तो ये हो गया डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। अब हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट क्या है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर एग्ज़ाम में चाहे आपको पूछा है या नहीं पूछा, एज अ नर्स आपको ये मेंशन करना ही होता है हर क्वेश्चन में। नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, आप क्या करेंगे इस चीज़ के लिए। तो पहले तो पेशेंट को बताना है, उसके कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। अगर आप कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं वो आपको उसे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि कब कैसे क्या हो रहा है और उससे क्या इफेक्ट होगा, उसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, वो एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको कंफर्टेबल पोजीशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो साइड ड्रिल्स प्रोवाइड करना, प्रॉपर वेंटिलेशन, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है ये। ठीक है, अगर आप एंडोस्कोपी है, जैसे एंडोस्कोपी प्रोसीजर, तो उसके बाद जैसे क्या है वाइटल साइन चेक करना, या फिर कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जो डॉक्टर्स ने बोला है तो वो प्रॉपर वे में करना, प्रॉपर चीज़ करना, कि करने के बाद वो इफेक्टिव है कि नहीं वो प्रोसीजर, वो चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू एनहेंस द कॉम्प्लियंस टीच द पेशेंट अबाउट द डिसऑर्डर, क्या करना है, अब जैसे हेल्थ एजुकेशन हम देते हैं, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा मैंने बोला स्टार्टिंग में कि प्रोसीजर क्या कैसे है वो एक्सप्लेन करना, तो उसके क्या सिम्टम्स है, वो डिजीज़ कैसे क्या हुआ है, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, क्या अवेलेबल है, और क्या क्या ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड है, वो सारा कुछ एक्सप्लेन करना है, बिकॉज वो जानना क्लाइंट का हक होता है। ठीक है, दूसरा कि पेशेंट को बताना है कि किस चीज़ के वजह से होता है। अगर कोई बैड हैबिट है तो उसको एनकरेज करना है, लाइक अल्कोहल वगैरह नहीं पीना है या स्मोक नहीं करना है, या फिर रिड्यूस कर देना उसके चांसेस, ताकि ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव हो, इसके लिए एनकरेज करना है। दूसरा उसे प्रॉपर डाइट के बारे में बताना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने ऐसी बोली है जो इसमें मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ, तो आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं छोटे छोटे। आप जितने पॉइंट्स बनाएंगे उतने मार्क्स मिलेंगे इजीली। सो पॉइंट्स में ही लिखे, पैराग्राफ्स में नहीं। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि प्रॉपर डाइट के बारे में एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारा कुछ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब, जैसे सक्शनिंग के लिए, या फिर अगर फीडिंग, अगर उससे स्वेलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, तो क्या करेंगे, नैसोगैस्ट्रिक फीडिंग करेंगे और सक्शनिंग करेंगे, ताकि क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन जो भी म्यूकस अगर कफ वगैरह है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है तो वो सब चीज़ हैंडल हो। दूसरा आईवी फ्लूइड्स वगैरह देना है। ठीक, उसके बाद आ जाता है क्या चीज़ है, जैसे कि नॉट, खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा एक ही बार खाना नहीं खाना है, उसकी जगह अगर 3 टाइम पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, आपने सुना होगा कहीं, उसकी जगह क्या करना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील के लिए एनकरेज करना है, कि लाइक आपका जो टाइम है खाने का उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, आप थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, थोड़ा थोड़ा मील खाइए, उससे क्या होगा, प्रॉपर डाइजेशन होगा और गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होती है। उसके बाद रॉ जूसेस, पानी वगैरह पीने के लिए एनकरेज करना है, जूस के लिए एनकरेज करना है, हेल्दी फूड खाने के लिए। सो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।